हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू न्यायनेस लीगल स्टडीज मेड इजी। तो यार मुझे पता है कि तुम लोगों के क्या आ रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम, और लीगल स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा रट्टा तो चाहिए ही होता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी बहुत नेसेसरी है। और सिलेबस इतना ज्यादा है तो टेंशन तो तुम लोगों को हो ही रही होगी, है ना। पर यार देखो, टेंशन लेने से तो अब कुछ होगा नहीं। अब अगर जिन लोगों ने ऑलरेडी सिलेबस कवर कर लिया है तो उनके लिए रिवीजन होने वाली है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, जो मेरे खुद के पेपर में आए थे, वो मैं ले आई हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ जो है जिन्होंने बिल्कुल भी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो उनको मैं सजेशन दूंगी कि टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। फटाफट मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है क्लास 12th के लिए, तो वो वन शॉट वीडियोस देख लो और उसके बाद ये मैराथन कर लो। ठीक है, तुम्हारे मार्क्स अच्छे खासे आ जाएंगे। तो टाइम जो है वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले सेक्शन ये जो तुम्हारा होता है वो होता है एमसीक्यूज का। अब सुनो, असोशियल रीजनिंग को अच्छे से समझना है। पहला क्वेश्चन कहता है कि जस्टिस सुमित्रा सेन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर ही रीच द एज ऑफ 62। ये पहले चैप्टर जुडिशरी वाले चैप्टर से है कि जो जस्टिस सुमित्रा सेन थे उन्होंने जो है पहले ही 62 से एज से पहले ही रिजाइन कर लिया था। ठीक है, और रीजनिंग है तो ए इज ट्रू। ठीक है, असोशन इज ट्रू। अब रीजनिंग देखते हैं। जस्टिस सुमित्रा सेन वाज इम्पीच्ड आफ्टर रिटायरमेंट, तो उनकी रिटायरमेंट हो गई थी, उसके बाद उनकी इम्पीचमेंट हुई थी। तो इसका आंसर है गलत, कि मतलब आर इज फॉल्स। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, दूसरी चीज, टू, व्हेन डज अ कंसिलिएशन सेटलमेंट बिकम बाइंडिंग। अब देखो यार, ये चीज मैंने तुम लोगों को बताया था कि कंसिलिएशन में जो होता है, स्पेसिफिकली कंसिलिएशन में क्या होता है कि कंसिलिएटर अपॉइंट होता है, जो दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई होती है ना, उसमें सोल्यूशन देते हैं। ठीक है, तो कंसिलिएशन बाइंडिंग तभी होती है जब पार्टीज, ठीक है, जिनके बीच में लड़ाई हुई हो और जो कंसिलिएटर होता है वो दोनों से साइन करे, तो इसका ऑप्शन होगा डी। एक्चुअली इसमें पेन नहीं आ पा रहा है, वर्ड डॉक्यूमेंट है तो इसमें पेन नहीं आ पा रहा है, तो मैं आंसर्स को मार्क नहीं कर पा रही, तो प्लीज अब थोड़ा एडजस्ट कर ले, इसलिए मैं बोल रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ना सीबीएसई ने लगातार सैंपल पेपर्स में दिया है, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि करेक्ट अरेंजमेंट करना है। अब देखो, सिविल ज्यूरिस्डिक्शन में असेंडिंग ऑर्डर में कभी कभार क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर करके सीबीएसई क्वेश्चन दे देगी आप तुम लोगों को, तो तुम असेंडिंग ऑर्डर वाला करके जाओगे, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। अब असेंडिंग ऑर्डर में मतलब किसकी सबसे ज्यादा कम ज्यूरिस्डिक्शन है, तो देखो मुंसिफ कोर्ट जो है सबसे पहले आएगा, क्योंकि मुंसिफ कोर्ट की सबसे कम ज्यूरिस्डिक्शन होती है। फिर मुंसिफ कोर्ट के बाद हमारा आएगा जूनियर सिविल जज कोर्ट। ठीक है, तो जो जूनियर सिविल जज कोर्ट है ये आएगा, तो सी, डी, और फिर आएगा ए और बी, फिर आएगा प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट एंड देन वी हैव सीनियर सिविल जज कोर्ट। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, पहले चैप्टर का अगेन ये क्वेश्चन। क्वेश्चन, अब ये बच्चा जिसने नहीं भी पढ़ा होगा ना चैप्टर, वो भी कर लेगा। असर्शन कहता है जुडिशरी इन इंडिया एंजॉयज अ वेरी सिग्निफिकेंट पोजीशन। भाई डेफिनेटली जुडिशरी वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, तो एक अच्छी खासी पोजीशन, अच्छी खासी इंडिपेंडेंस जुडिशरी के पास है, तो ए इज ट्रू। अब रीजनिंग है जुडिशरी इज द वीकेस्ट ऑफ 3 ऑर्गन। भाई ये तो गलत है, ये तो ट्रू है ही नहीं। जुडिशरी की पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, हम लोग भी जानते हैं, तो इसका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। राइट, तो ये 4 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब फिफ्थ क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो सेम मैंने क्रिमिनल लॉ वाली वीडियो में भी कराया था। अब सिचुएशन 1 ये है कि एक लड़का है जो स्विमिंग पूल में सिंक कर रहा है, ठीक है, डूब रहा है। अब एक मैन है, वो देख रहा है उसे पीछे से कि वो जो है बच्चा डूब रहा है, बट वो उसे सेव नहीं करता। अब इस केस में उसकी मॉरल ओमिशन हुआ कि यार उसकी ना ड्यूटी नहीं थी, पर वो चाहता तो वो बचा सकता था कि यार इंसानियत के नाते अगर आप किसी को डूबता हुआ देख रहे हो तो आप उसे बचाओगे, तो ये मॉरल ओमिशन का केस है। बट इसमें लाइबल नहीं होगा, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई उस मैन को कि भाई तूने बचाया क्यों नहीं, क्योंकि उसके पास कोई ड्यूटी नहीं थी, वो उसकी चॉइस थी। ठीक है, अब सिचुएशन 2 है कि एक लाइफ गार्ड है जो उसी रिजॉर्ट में है, वो जो लड़का है वो डूब रहा है। अब वो जो लाइफ गार्ड है वो अटेम्प्ट ही नहीं करता कि उस बच्चे को बचा सके, तो अब क्या वो लाइबल होगा, क्रिमिनल लाइबल होगा वो, तो डेफिनेटली वो क्रिमिनल एक्ट के लिए लाइबल होगा, क्योंकि यार वो एक लाइफ गार्ड है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उसे बचाए। तो इसमें कौन सी सिचुएशन सही होगी? देखो, सिचुएशन 1 जो है ये मॉरल ओमिशन शो करती है, लेकिन सिचुएशन 2 इलीगल ओमिशन को शो करती है, तो इसका आंसर सी है। ठीक है, अब 6th पे चलते हैं। देखो, रमन एंड मोहित एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आए, वेयर रमन प्रोमिसेस टू सप्लाई 20 बैग्स ऑफ शुगर टू मोहित। तो रमन प्रॉमिस करता है कि भाई मैं 20 केजी ऑफ बैग जो है शुगर का तुम्हें मोहित को दे दूंगा। ठीक है, और मोहित जो है उसकी एक भाई स्वीट की दुकान है, ठीक है, मिठाई है, और इस तारीख पे जो है प्रॉमिस होता है।
अब शुगर जो है 15 सितंबर को देनी थी, बट यार क्या हुआ कि अब ट्रांसपोर्टेशन का मोड सिर्फ रोडवेज था, ठीक है, रोडवेज से ही जो है वो अपना शुगर को पहुंचा सकता था। लेकिन उस टाइम पे उस दिन पे लैंडस्लाइड आ गई। तो भाई अब जो है रमन ने क्या करा, रमन ने जो वही शुगर जो है 25 सितंबर यानी 10 दिन बाद जो है लगभग पहुंचाई। तो मोहित ने बोला कि भाई तुमने तो अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा है, जिस तारीख पे जो है साइन करा तुमने उस तारीख पे तो शुगर भिजवाई ही नहीं। तो रिफ्यूज कर दिया कि हाँ मैं अब एक्सेप्ट नहीं करूंगा ये शुगर। तो रमन ने जो है क्लेम फाइल करा 10,000 ऑन मोहित फॉर द रिफ्यूजल ऑफ ऑर्डर, और रमन ने भी बोल दिया कि भाई मेरे को 10,000 मिलना चाहिए, तुम रिफ्यूज क्यों कर रहे हो। अब डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कैसे हुआ, तो देखो यार ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि यार इसमें नेचुरल डिजास्टर आ गया, लैंडस्लाइड आ गई, तो इसमें रमन की तो कोई गलती ही नहीं थी ना, लैंडस्लाइड आ गई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ रोड ही था, तो वो बेचारा कैसे पहुंचाते, तो इसमें ब्रीच तो नहीं हुआ लेकिन डिस्चार्ज हो गया बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। What is the mode of transfer of property adopted for execution of exchange? अब देखो एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, मैंने आपको अपना कॉटेज दिया, आपने मुझे बदले में अपना बोलो आई वुड से आपने बदले में मुझे एक अपनी फार्म की लैंड दे दी। एक्सचेंज होता है आपने अपने फ्रेंड को सोनू को दिया पेन, उसने आपको पेपर दे दिया रिटर्न में, एक्सचेंज होता है। लेकिन जब एक्सचेंज हमें लीगली होता है ना, तो एक्सचेंज के लिए हमें बनवानी पड़ती है रजिस्टर्ड सेल डीड, ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, क्वेश्चन नंबर 7 का ए। आर यू ऑन द सेम पेज। देखो यार ये वीडियो ना मैं शॉर्ट बनाना चाहती हूँ, ज्यादा लंबी नहीं कर रही क्योंकि ये रिविजन काइंड ऑफ है, ठीक है, ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए किस तरह के क्वेश्चन आने हैं। अगला, ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया है, ट्रस्ट में भाई मैं अपने पेपर में से गलत करके आई थी, तो तुम लोग मत करना। एक सिक्योरिटी गार्ड है म्यूजियम में, अब अपने आप को इमेजिन करो तुम एक म्यूजियम में सिक्योरिटी गार्ड हो, ठीक है। अब एक आर्म इंट्रूडर है, एक आदमी है या औरत है जो आर्म्स के साथ है, और वो जो है उन्हें ना शूट कर देता है, मतलब तुम जो है सिक्योरिटी गार्ड हो म्यूजियम में, तो तुम शूट करते हो एक आर्म इंट्रूडर को जो ब्रीच कर रहा है सिक्योरिटी बैरियर, यानी सिक्योरिटी बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, क्या ये क्रिमिनल एक्ट है। तो देखो इस सिचुएशन में क्रिमिनल एक्ट नहीं होगा, क्योंकि बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड एट द म्यूजियम इट इज योर ड्यूटी टू इंश्योर कि आप सेफ्टी को इंश्योर करें। आप जो है अगर कोई सिक्योरिटी बैरियर को ब्रीच कर रहे हो तो आप उसके लिए एक रीजनेबल एक्शन लीजिएगा। तो यूजिंग फोर्स टू प्रिवेंट अ क्राइम एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी इज नॉट अ क्रिमिनल एक्ट, तो इसका ऑप्शन होगा ए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फ्यू वीक्स आफ्टर द सर्जरी, ठीक है, लता कंप्लेन ऑफ एक्सक्रूशिएटिंग पेन इन हर एब्डोमेन। लता जी जो है उनकी भाई जो है एक सर्जरी हुई, अब कुछ हफ्ते बाद उन्हें जो है एब्डोमेन में पेन होने लग गया बहुत ज्यादा वाला। फिर उन्होंने स्कैन कराया तो उनको पता चला कि अ पीस ऑफ गॉज हैज बीन लेफ्ट इनसाइड एंड हैड लेड टू सीवियर इन्फेक्शन। तो भाई एक पीस ऑफ गॉजे जो है उनके स्टमक के अंदर ही रह गया है, और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, पूरे एब्डोमेन में उनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो अब इस केस में क्या एप्लीकेबल होगा, क्या सर्जन लाइबल है फॉर अनलॉफुल हरासमेंट। तो देखो यार ये अनलॉफुल हरासमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसके लिए तो लाइबल नहीं है, ऑप्शन है तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब इसमें जो चीज हमें दिख रही है वो है नेग्लिजेंस का केस, ये टॉर्ट का केस है, एक सिविल रॉन्ग है कि डॉक्टर की केयरलेसनेस की वजह से, नॉट मनमानी, आई एम सॉरी, डॉक्टर की केयरलेसनेस की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से वो जो है इतना ज्यादा पेन झेल रही है, तो सर्जन जो है लाइबल है, हाँ उनकी गलती है, लेकिन नेग्लिजेंस का केस है, कोई अनलॉफुल हरासमेंट का ये केस नहीं होगा। Assertion. When the defendant carries out or keeps an unusually hazardous situation or activity, his or her building premises or involves in an activity that offers an inevitable danger of injury to the claimant or his property, the defendant could be responsible for the damage caused. अब देखो अगर एक पर्सन है जो अनलॉफुल नहीं अनयूजुअली हजारियस एक्टिविटी कर रहा है, अब आपके घर में डॉग है, आप उसे सड़क में ले जाते हैं, ठीक है, अब वो किसी को काट लेता है, तो अब इसमें आपकी तो गलती नहीं है, आपके डॉग ने खुद से काट लिया, ठीक है ना, फिर भी लायबल होंगे, क्यों, क्योंकि यार वो आपका डॉग है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपकी वजह से किसी और को हार्म हो रहा है, तो ये केस होता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का, राइट। तो एसोसिएशन ये तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा इसका रीजन है द लाइबिलिटी अराइजेस ड्यू टू द वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल एस्टैब्लिश्ड अंडर डॉनगो वर्सेस स्टीवेंसन। तो लाइबिलिटी इसलिए अराइज होती है क्योंकि एक प्रिंसिपल डॉनगो वर्सेस स्टीवेंसन के अंदर आई है। अब देखो सिंपल बात ये है कि असोशन भी सही है, रीजनिंग भी सही है, बट रीजन ना इसका लिंक नहीं हो रहा है। डॉनगो स्टीवेंसन वर्सेस जो केस था वो बिल्कुल अलग केस था, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के रिलेटेड थी, ठीक है।
तो ए एंड बी जो है वो ट्रू तो है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चमका, राइट। अब 11th क्वेश्चन देखो यार, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि आर्टिकल 19, कौन सा है आर्टिकल 19? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो है ये प्रोवाइड करता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस फ्रीडम, विच मीन्स दैट राइट्स आर कंडीशनल। अब एक बात तो जाहिर है कि कोई भी फंडामेंटल राइट, अभी अपने मन में बसा लो भाई, कोई भी फंडामेंटल राइट ना एब्सोल्यूट नहीं होता, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। आपके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच भले ही है, एक्सप्रेशन भले ही है, लेकिन आप पब्लिक में जाके हेट स्पीच कर रहे हैं, ठीक है, जिससे इंडिया की सॉवरेनिटी खराब हो रही है, यूनिटी खराब हो रही है, तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 पे चलते हैं। The state can absolutely limit or take away the right to freedom of speech and expression when there is a threat to sovereignty and integrity of a country। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई स्टेट जो है वो लिमिट भी कर सकती है, एब्सोल्युटली आपका राइट ले भी लग सकती है अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे इंडिया की यूनिटी, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को खराब कर रहे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। 12th क्वेश्चन, मिस्टर सिंह एक डॉग लवर है, हैड मेनी डॉग्स एज अ पेट इन हिज फार्म हाउस एट मेहरौली। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग डॉग लवर होंगे, इनफैक्ट आई ऑल्सो हैव अ डॉग, तो मैं भी डॉग लवर हूँ। तो मिस्टर सिंह भी भाई एक डॉग लवर है, उनके पास बहुत सारा, उनका एक फार्म हाउस है जिसमें बहुत सारे डॉग्स हैं, ठीक है। अब देयर वर मेनी ब्रीड्स इन हिज हाउस इंक्लूडिंग द फेरोशियस बुलडॉग नेम टिम टिम। तो आप में से बुलडॉग है क्या किसी के पास? ठीक है, तो उनके फार्म हाउस में बहुत सारे डॉग्स थे, उनके अलग अलग ब्रीड्स थी, मेरे पास शिट्जू है, ठीक है, तो उनके हाउस में बहुत सारी ब्रीड्स थी। अब एक का नाम था टिमटिम, जो कि एक बुलडॉग है। बुलडॉग थोड़े खतरनाक होते हैं ना, थोड़े से बड़े से होते हैं, काट सकते हैं। तो अ साइन आउटसाइड हिज होम क्लियरली स्टेटेड बी अवेयर ऑफ हिज डॉग्स, ठीक है। तो अब उन्होंने जो है अपने फार्म हाउस के सामने एक भाई ऑलरेडी नोटिस लगाया हुआ था कि बी अवेयर ऑफ डॉग्स, डॉग्स है। अब एक ट्रेस पासर आया, ठीक है, जीतू, उसने गेट को खोल लिया और वो टिमटिम जी ने उसे काट लिया, ठीक है, और फिर उसने केस कर दिया। अब क्या वो बंदा लायबल होगा? खुद सोचो यार, अगर वो मिस्टर सिंह जो है बोर्ड नहीं लगाते तो यस वो लायबल होते स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर, बट मिस्टर सिंह ने बोर्ड लगाया हुआ है, आपको किसी चीज के रिलेटेड पहले ही इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, तो आप जो है अगर फिर भी उसे करते तो वो आपकी गलती है। तो मिस्टर सिंह इज नॉट लाइबल फॉर द टॉर्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एज इट वाज प्लेंटिव्स ओन फॉल्ट, ठीक है, प्लेंटिव की खुद की गलती थी भाई, उन्होंने तो अपने हिसाब से क्लियर करा था अपनी साइड से, ठीक है। 13th क्वेश्चन, मोहन परचेजेस अ मिक्सर ग्राइंडर फ्रॉम शॉप मकिल एंड ब्रोस। अब भाई मिक्सर ग्राइंडर खरीदा मोहन जी ने मकिल एंड ब्रोस से। द ग्राइंडर माल फंक्शंस विद इन द वारंटी पीरियड। अब वारंटी पीरियड चल रहा था, सपोज तुमने आईफोन खरीदा, ठीक है, 1 साल की वारंटी मिली तुम्हें। अब उसमें अगर वो खराब हो जाता है तो तुम क्या जाओगे? तुम वापस जाओगे, तुम बोलोगे भाई हमें एक्सचेंज करके दो, ऐसे सही करके दो। तो इन्होंने भी यही करा। बोथ द मैन्युफैक्चरर एंड सेलर फेल टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम। अब ये चले तो गए मिक्सर ग्राइंडर लेके, उन्होंने बोला भाई कि भाई क्या है, हम अभी तो वारंटी पीरियड चल रहा है। तो मैन्युफैक्चरर और सेलर दोनों जो है प्रॉब्लम को ही पहचान नहीं पा रहे हैं और डिस्प्यूट आ गई। अब ये डिस्प्यूट किससे सबसे ज्यादा कौन से तरीके से बेस्ट सॉल्व होगी? देखो यार, सिंपल बात ये है कि ये जो है ना मीडिएशन से बेस्ट सॉल्व होगी। आप इसमें कंसिलिएशन देखो यार, ये वाले जो एमसीक्यूज होते हैं ना, जो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से आते हैं, इसके कभी कभार एक या दो आंसर हो सकते हैं। अब जैसे इसमें मीडिएशन और कंसिलिएशन दोनों ही आंसर हो सकते हैं, बट आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि क्यों आप मीडिएशन कह रहे हो। ऐसे केसेस में मैं बोलती हूँ कि आप एक नीचे ना 1 लाइन लिख दिया करो, आप अपना रीजन लिख दिया करो, ठीक है। ओके, सो अगला क्वेश्चन है, the second part of Article 21 describes that one's right to life and personal liberty can be taken away only by, अभी ह्यूमन राइट चैप्टर का है। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि सबके पास ये राइट है कि अपनी जिंदगी वो अच्छे से जिए, अपनी पर्सनल लिबर्टी है, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में वो चीजें, उनकी राइट टू लाइफ छीना जा सकता है, और वो कैसे? ओनली अ प्रोसीजर दैट इज फेयर एंड रीजनेबल। देखो यार, एक प्रोसीजर जो फेयर एंड रीजनेबल है, जब वो कोर्ट के आदेश है, तो उसी से जो है एक पर्सन की राइट टू लाइफ छीनी जा सकती है, ठीक है, ये चीज समझना। अब शेखर जो है, जैसे शिखर बोलो, शिखर तो नहीं, शेखर ही बोलेंगे, शेखर है, ही वॉज ड्राइविंग अ कार, बहुत ही हाई स्पीड में ड्राइव कर रहे थे कार। आप में से किसी को ड्राइव करना आता है कि स्कूटी वगैरह? हालांकि अभी तो यू आर अ माइनर, बट आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो अभी भी नहीं आती है, मैं कॉलेज में हूँ एंड आई एम थिंकिंग ऑफ लर्निंग इट। तो भाई अभी माइनर हो तुम लोग, बिल्कुल भी ड्राइव वगैरह मत करा करो। तो शेखर जो है कार ड्राइव कर रहा था,
ठीक है, हाई स्पीड में कर रहा था भाई फुल, एंड एंडेड अप हिटिंग अ गर्ल नेम सीता। लग गई सीता को, और सीता का हाथ फ्रैक्चर हो गया, लेग भी फ्रैक्चर हो गया, और इस मैटर को सॉल्व करने के लिए पार्टीज कहाँ गई, लोक अदालत। अब इसमें जो है मैटर कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय लोक अदालत एज इट इज अ नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केस। देखो यार, ये जो मैटर है ना लोक अदालत में सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केस है। भाई वो इतनी हाई स्पीड में चला रहा था जिसकी वजह से सीता का हाथ और पूरा लेग जो है फ्रैक्चर हो गया, तो डेफिनेटली नॉन कंपाउंडेबल चीज है, राइट। आगे, ठीक है, तो लीगल स्टडीज में पैटर्न ये है कि आपके 20 जो क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चंस आर एमसीक्यू। तो आप ये एम लेके चलो कि यार वो 20 तो सही करने ही है, ठीक है। अब मेमे है, अब देखो मेमे मेरे को पता है मीम होगा, बट इधर जो है मेमे ही है इसका मतलब, ठीक है। तो मेमे जो है सस्पेक्टेड टेररिस्ट फ्रॉम एन एनिमी कंट्री, ठीक है, तो एक सस्पेक्टेड टेररिस्ट है, एनिमी कंट्री से आया, इज कॉट प्रिपेयरिंग एन एमिनेंट अटैक, ठीक है, तो वो एक अटैक प्रिपेयर कर रहे थे हमारी नेशनल कैपिटल पे, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, एंड ही वाज अरेस्टेड बाय लोकल पुलिस। तो कौन सी सिचुएशन इस पे उन पे अप्लाई होगी। तो देखो एक मेमे को जो है ना, इस मेमे को, क्योंकि ये टेररिस्ट है, एनिमी कंट्री से आया है, तो इसे कोई भी ह्यूमन राइट्स इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, कोई भी सेफ गार्ड्स मेमे को नहीं मिलेंगे। Which form of arbitration has defined specifically under section 2 clause 1 clause F of arbitration and conciliation act? तो इसका आंसर है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। ये मैंने अपनी वीडियो में भी बताया हुआ है, जो वन शॉट इसकी आई हुई है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ वाज एडेड टू द लिस्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बाय, देखो जो रूल ऑफ लॉ है कि भाई लॉ जो है ना वो सुप्रीम है, आप रिच हो, आप पुअर हो, आप मिडिल क्लास हो, कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करते हो, इट डजंट मैटर, इफ यू आर इन इंडिया यू आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, एंड एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। और ये प्रिंसिपल इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऐड किया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर इसे बोला गया था कि इसे कभी भी चेंज नहीं करा जा सकता पार्लियामेंट के द्वारा। आंसर, अब आंसर 19, देखो क्वेश्चन ये कहता है कि यार एक घमासान युद्ध हो जाता है वाटर के ऊपर, कि किसका वाटर, तमिलनाडु और केरला के ऊपर, ठीक है, तमिलनाडु और केरला में लड़ाई हो जाती है, दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में वाटर रिसोर्सेज। सुप्रीम कोर्ट के पास आया तो कौन सी जुरिस्डिक्शन में आया, तो मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का आर्टिकल कौन सा है कि जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखो, बट इट इज आर्टिकल 131, मैंने आपको बता ही दिया 131 है, कि भाई ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है कि अगर दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो गई, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो गई, तो जो भाई डिस्प्यूट्स वाले केसेस होते हैं ना, ये सीधा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं अंडर आर्टिकल 131। अब बात करते हैं क्वेश्चन 20। अमृता जो है एक रिनाउंड जो है ज्वेलर है, ठीक है, and was commissioned to create a gold piece for Indian government to be displayed at a newly created Indian Parliament। तो भाई अमृता जी को बोला कि ज्वेलर है, तो इन्हें बोला गया कि यार एक गोल्ड पीस बनाओ, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि हम इंडियन पार्लियामेंट में से प्रेजेंट करेंगे। उन्होंने बहुत ही मेहनत से भाई 3 साल उसकी प्रिपरेशन करी, ठीक है, बट बिना उनके नोटिफिकेशन, बिना उनके कंसेंट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पीस को जो हटा दिया, क्योंकि रेनोवेशन हो रहे थे। तो अब अमृता ने बोल दिया कि भाई ये तो कॉपीराइट हो गया, वायलेशन ऑफ कॉपीराइट हो गया, मेरे राइट्स वायलेट हुए, मैंने 3 साल करके इस चीज पे मेहनत करी और इन्हें हटा दी बिना बोले। तो डेफिनेटली इसमें गवर्नमेंट इज लाइबल फॉर द वायलेशन ऑफ मॉरल राइट, ठीक है, मॉरल राइट का वायलेशन हुआ है, क्योंकि यार डेफिनेटली अगर आप कोई चीज 3 साल मेहनत करके आ रहे हो, तो आपकी डिग्निटी उसके साथ एसोसिएट होती है, राइट। आप एक पेंटिंग बना रहे हो, सपोज अपनी टीचर के लिए, आपने बहुत मेहनत से 3 साल लगा दिए उस पेंटिंग के लिए, एंड देन हट जाती है वो पेंटिंग, या फिर टीचर जो है उसको इतना ज्यादा देखती नहीं है, या आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपने पूरी मेहनत रात भर करी है, टीचर बोलती दोबारा बनाओ, तो आपको क्या लगता है, यार मेरी मेहनत सारी खराब हो गई, लगता है ना बुरा। तो अमृता को भी वही लगा था। तो गवर्नमेंट लाइबल है, क्योंकि यार इसमें वॉयलेशन ऑफ मॉरल राइट्स हुआ है, ठीक है। अगर एक क्रिएटर है जो क्रिएट कर रहा है और उसका वर्क बिक भी गया है, ठीक है, तब भी भाई उसके वर्क को एटलीस्ट, जो भी आप उनके वर्क के साथ छेड़खानी कर रहे हो, छेड़खानी इन द सेंस मतलब थोड़ी इनफॉर्मल भाषा हुई, छेड़खानी इन द सेंस उसके साथ चेंजेस कर रहे हो, तो उनको पहले बताओ तो सही, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज थे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही है ये, ओके।
तो देखो सेक्शन बी ना मैं क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगी, मैं सबके आंसर नहीं बताऊंगी। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि यार देखो ये ना चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैं नहीं आई हूँ। मेरा पर्पस ये है कि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन के टाइप कैसे आते हैं और कैसे आंसर लिखना है। अगर इस वीडियो में आके मैं आपको आंसर बता रही हूँ हर चैप्टर के, तो यार इट्स लाइक मतलब कि मैं पूरा चैप्टर ही दोबारा रिपीट कर रही हूँ, तो वन शॉट का कोई फायदा ही नहीं होगा जो मैंने अपने चैनल्स पे रिकॉर्ड करी हुई है। तो प्लीज आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ और थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ। देखो पहला क्वेश्चन 2 मार्कर्स के आते हैं, तो 2 मार्कर बहुत इजी और डायरेक्ट ही आते हैं। आपको यूजुअली पेपर में आप लीगल स्टडीज में नोटिस करोगे कि 2 मार्कर सेक्शन बी जो है वो आपको थोड़ा इजी आता है, एमसीक्यूज थोड़ा टेक्निकल आते हैं। तो सेक्शन बी पहले अटेम्प्ट करो। अभी क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। भाई खुद अगर किसी बच्चे को नहीं भी आता होगा ना, तो एडवांटेजेस ये है कि यार अगर आप पार्टनरशिप में आपकी फ्रेंड और आपने सोचा कि बिजनेस जो है हम स्टार्ट करते, तो डेफिनेटली आपके फ्रेंड भी कुछ पैसा लगाएगा, आप भी पैसा लगाओगे, कि दोनों के पैसे मिलकर बहुत ज्यादा पैसे हो जाएंगे, तो फंड्स जो है ज्यादा आ जाएंगे, मोर कैपिटल आ जाएगी, स्टैब्लिश करने में इजी होगी, ठीक है। स्किल्स आएगी आपकी फ्रेंड की स्किल्स, सपोज आपका फ्रेंड मैथ्स और अकाउंटिंग में बहुत अच्छे, तो वो स्किल्स वो वाली लाएगा, आपकी मार्केटिंग स्किल्स उसमें आ जाएगी। तो इट्स लाइक दैट। दो डिसएडवांटेजेस आ जाएंगे कि भाई आपका प्रॉफिट शेयर होगा, लॉस भी शेयर होगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, अब आपका फ्रेंड और आप जो है भाई डेफिनेटली सी बात है, कोई बिजनेस स्टार्ट करे तो आगे चल के हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट आ जाए किसी चीजों में, तो ये आप लर्न कर लेना। मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या लिखना है। अब क्वेश्चन 22 देखते हैं। लेट मी सी। एक विवाद होता है, मिस्टर रोहताश ब्रोस, ये बेसिकली एक इंडियन कंपनी है, एंड गैरी एंड फर्न ब्रोस ये कैनेडियन बॉडी है। दोनों ने कुछ ब्रीच कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है, तो उनके बीच में एक डिस्प्यूट होता है। अब दोनों कंपनीज जो है एक इंस्टीट्यूशन को अपॉइंट करती है फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसेस। तो अब इसमें बताना है कि कौन से दो टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन हुए। बहुत ज्यादा ऐसा क्वेश्चन लगता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया है। दूसरी बार इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना आंसर आ जाएगा। देखो यार, सबसे पहले जो रोहताश ब्रोस है ये एक इंडियन बॉडी है, गैरी एंड फॉन एक कैनेडियन बॉडी है। मैंने बताया था कि अगर कोई एक बॉडी इंडियन हो और एक बॉडी फॉरेनर हो, तो इसका मतलब इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हो रहा है। तो पहला टाइप है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। दूसरी चीज है दे अपॉइंटेड एन इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब ये है कि एक इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन है। तो ये दो टाइप का है, आपको मिल जाएंगे नोट्स, इसे लर्न कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चार डिफरेंस लिखो कन्फेशन और एडमिशन के बीच में। ये क्वेश्चन तो मैंने आई थिंक आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 100% आएगा और 100% जेन्युइनली आता है ये क्वेश्चन कि कन्फेशन और एडमिशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ज्यादा, कुछ कम लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट्स लर्न कर लो एंड आई वुड से कि इनफ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है मेंशन 4 ways which provide safeguard against arrest and detention as stated in Article 22 of Indian Constitution। अब आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है कि यार किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो ना या डिटेंशन उसको दे रहे हो, तो उसके कुछ रूल्स है या कुछ लॉज है जो उस पर्सन के पास है। सबसे पहले ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, अगर एक पर्सन अरेस्ट हो रहा है तो उसे इन्फॉर्मेशन दो कि क्यों अरेस्ट कर रहे हो। दूसरी चीज, अगर उस पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो तो उसके पास ये राइट होना चाहिए कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, डिफेंड कर सके कोर्ट में, थ्रू अ लॉयर। उसे 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है मैजिस्ट्रेट के आगे रखो, ठीक है, प्रेजेंट करो मैजिस्ट्रेट के सामने। एंड नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स, अगर 24 आवर्स से 24 घंटे से ज्यादा हो गए और आपने मैजिस्ट्रेट के आगे नहीं उन्हें पेश करा, तो आपकी गलती होगी। अनलेस एंड अनटिल मैजिस्ट्रेट के आगे आपने पेश करा हो, मैजिस्ट्रेट ने ही ऑर्डर करा हो कि भाई ने जेल में रखो, ठीक है। तो ये आगे। अब अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब मिनर्वा मिल्क केस। अब देखो केसेस के ऊपर ना मैं अलग वीडियो लाऊंगी। अब ऑनेस्टली बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी वीडियोस आए, जल्दी जल्दी वीडियोस आए, बट द थिंग इज दैट कि मैं क्वालिटी ऑफ द कंटेंट जो है उसको भी देख रही हूँ। आई एम द वन जो वीडियो को एडिट करता है, सारे रिसोर्सेज देखता है, पीडीएफ वगैरह बनाता है, तो एवरीथिंग आई एम डूइंग अलोन। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम दिया करो। मैं इतना गारंटी देती हूँ कि बोर्ड से पहले तो आपकी हर वीडियो, हर टाइप की वीडियोस आ जाएगी, बट अभी आप थोड़ा स्कूल के लिए एडजस्ट कर लो, ठीक है। और आई विल ट्राई कि मैं एक हाफ ईयरली के लिए केस लॉस की सिर्फ केसेस की वीडियो बना दूं, उसको एक्सप्लेन करते हुए, ताकि इजी हो जाए। तो देखो जो फर्स्ट चैप्टर है ना उसके केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ताकि आप लोगों को इजी हो लर्न करने में, तो मैंने फर्स्ट चैप्टर के केसेस को अच्छे से मेंशन कर दिया है। तो फर्स्ट चैप्टर के केसेस को अच्छे से करके जाना। ये पूरा टेबल बना दिया है, ठीक है। ये मतलब डायरेक्टली मेरे नोट्स से ही है, एक्चुअली मैंने नोट्स बनाए थे जब मैं 12th में थी, तो वही नोट्स का मैंने स्क्रीनशॉट इधर रख दिया है। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, बट जिनके एग्जाम्स पहले पहले हैं वो अभी इसे लर्न कर लीजिएगा, इजी लैंग्वेज में समझ भी आ जाएंगे और टेबल फॉर्मेट में तो लर्न भी हो जाएगा। अगला अगला है ये क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट वीडियो जो मैंने डाली थी चैप्टर की,
और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2020 में आ चुका है कि एनालाइज करो रिलेशनशिप बिटवीन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दोनों नेसेसरी होता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि स्टेट जो है आपके राइट्स को रिस्पेक्ट कर रही है, फंडामेंटल राइट्स को रिस्पेक्ट कर रही है, फेयरनेस पे चल रही है, लिबर्टी पे चल रही है। और अगर एक जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं चलेगा, क्योंकि फिर गवर्नमेंट फेयरनेस के प्रिंसिपल्स पे नहीं चलेगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, लर्न कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्रिमिनल लॉ से, ये भी मैंने कराया हुआ है तो मैं इसे पूरा रिपीट नहीं करूंगी, मेरे को लगता है टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा उसका। एंड क्वेश्चन आप देख लो कि क्वेश्चन है द प्रोसिक्यूशन इन अ क्रिमिनल ट्रायल मस्ट मीट क्वाइट हाई स्टैंडर्ड्स एंड इट इज नॉट इनफ फॉर प्रोसिक्यूशन टू ओनली assert दैट द अक्यूज्ड हैज कमिटेड द ऑफेंस, कमेंट विद द रीजंस। तो डेफिनेटली हमारे इंडिया में गोल्डन थ्रेड प्रिंसिपल इन इंडिया है कि जो प्रोसिक्यूशन है उसे हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रूफ जजेस के आगे प्रेजेंट करने पड़ते हैं। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूफ करना होता है कि जो पर्सन है उसने क्राइम करा है, ठीक है, दूसरे पर्सन ने क्राइम करा है। और हमारा कोर्ट ये जो है प्रिजम्पशन लेके चलता है कि एवरीवन इज इनोसेंट, ठीक है, अनलेस द कोर्ट डिक्लेयर्स इट टू बी गिल्टी। तो ये क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। फिर क्वेश्चन डाइंग डिक्लेरेशन पे जो है बहुत सारे स्कूल के पेपर में पूछ लिया जाता है। तो डाइंग डिक्लेरेशन यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो एक ऐसे पर्सन ने दी है जो कि डेथ बेड पे है, जिनकी डेथ होने वाली है, तो उन्हें स्टेटमेंट बताई कि भाई उनके साथ क्या हुआ है, किसने क्राइम करा है। और डाइंग डिक्लेरेशन को हम ट्रू मानते हैं क्योंकि हमारा ये बिलीफ होता है कि एक पर्सन जो डेथ बेड पे है, जिनकी मृत्यु आने वाली है, वो झूठ नहीं बोलेंगे। तो एक बहुत ही कंक्लूसिव एविडेंस की तरह सर्व करता है। इस पे हमने केस भी करे थे, के आर रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आर मनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि इट इज अ कॉमन मिसकंसेप्शन दैट मोटिव एंड इंटेंशन आर सेम कॉन्सेप्ट। मोटिव और इंटेंशन दोनों को हम सेम कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो इसमें डिफरेंशिएशन क्या है वो लर्न कर लेना कि हम क्रिमिनल लाइबिलिटी को अगर देखते हैं, क्रिमिनल लॉज में हम इंटेंशन को देखते हैं, हम मोटिव को नहीं देखते हैं। क्योंकि मोटिव इंटेंशन होता है कि कोई काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, राइट। बट मोटिव होता है कि यार आपके एक पर्सन ने ब्रेड चोरी करी, ठीक है, अब गलत तो उसने करा लेकिन उसका मोटिव था कि यार उसे अपने भाई, जो उसका भाई बीमार है, उसको जो है उसे खाना खिलाना था, तो वो मोटिव है। लेकिन क्रिमिनल लॉस मोटिव को नहीं देखता, रादर इंटेंशन को देखता है। फिर टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन, कैन यू इमेजिन के डायरेक्ट क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स में पूछ ले जाते हैं, तो ये लर्न कर लेना। Sushila is a minor who looks older than her age. Subroto is a major who enters into contract with Sushila thinking she is a major too. तो देखो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड डेफिनेटली नहीं होता है अगर हम एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। अब भले एक पर्सन जो है वो ओल्ड लग रहा हो अपनी एज में, कि जैसे सपोज रीटा है वो 17 की है बट भाई लगती 20 की है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, एज तो 17 ही है ना, तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड होगा, ठीक है। सो इसके बाद जो क्वेश्चन आ सकता है वो है 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ अ टॉर्ट, सो दैट इज रॉन्गफुल एक्ट, डैमेज एंड रेमेडी, राइट। एंड देन फिर ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर्टी लॉ से है, पहले भी कराया हुआ है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लिखिएगा चैट बॉक्स में, ठीक है, आंसर इसमें है। देन देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो मैंने इसमें लिख दिए हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है ट्रेडमार्क एंड ट्रेड नेम में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो ये करके जाना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन पेटेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, एडीआर से ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, द टू मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन डिफर इन देयर टेक्निक ऑफ एडजुडिकेशन एल्यूसिडेट। तो 2 मेथड्स है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, एक जो हम इंडिया में फॉलो करते हैं एडवर्शियल सिस्टम ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एक जो जर्मनी फॉलो करता है विच इज इंक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो उसके बीच का डिफरेंस जो है वो आपको इसमें लिखना है। ह्यूमन राइट्स से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे कि 2 फीचर्स फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स के लिख दो या फिर 2 फीचर डीपीएसपी के लिख दो। ये वैसे तो ऑप्शंस में आए थे लेकिन अब क्योंकि लास्ट ईयर के बोर्ड क्वेश्चन में पूछे गए हैं तो अभी आपसे पूछे जा सकते हैं स्कूल के एग्जाम में। एंड डू स्टडी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स डायरेक्ट 5 मार्क्स का आता है। ये सारे क्वेश्चन है, वी आर डन विद द मैराथन, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन कम ही रखा है ताकि आप लोग जो है टाइम वेस्ट इसमें ना करो कि मैं बताती ही जाऊँ एंड लर्न ना हो, तो मैंने लर्न करने के लिए आपके लिए इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स डाल दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।